आज हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो 1842 में इंग्लैंड के एक प्रोफेसर व्हीटस्टोन थे। इन्होंने 4 प्रतिरोध लिए और इनको एक ऐसी व्यवस्था की जिसकी सहायता से किसी अज्ञात चालक के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ओके, क्या किया उन्होंने? 4 प्रतिरोध की ऐसी व्यवस्था की जिसके जरिए से हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार इस व्यवस्था को उन्हीं के नाम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु कहा गया और इन्होंने इससे संबंधित जो सिद्धांत बताए उसी को व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहा गया। क्लियर? तो उन्होंने जो ये 4 व्यवस्था की, तो 4 प्रतिरोधों के आधार पर जो व्यवस्था की वो प्रतिरोध उन्होंने PQRS के रूप में मैंने उसको PQRS के रूप में यहाँ पर डिनोट किया है। तो यहाँ PQRS ये 4 प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े गए हैं कि यहाँ पर इन चारों से एक चतुर्भुज का निर्माण हो। ओके, तो चतुर्भुज की AB भुजा, मान लो हम यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज बनता है इन चारों प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन से। तो यहाँ पर AB भुजा में P प्रतिरोध, BC भुजा में Q प्रतिरोध, AD भुजा में R प्रतिरोध और DC भुजा में S प्रतिरोध, इस प्रकार से 4 प्रतिरोध यहाँ पर इस तरह से जोड़े गए। तो ये जो सेतु बना उसी को व्हीटस्टोन सेतु कहा गया। ओके, यहाँ पर फिर धारा इसमें प्रवाहित करनी है, तो उसके लिए उन्होंने इस चतुर्भुज के 2 विकर्णों को लिया। चतुर्भुज का पहला विकर्ण आप देखिए, ये AC दिख रहा है, दूसरा विकर्ण आपको BD के रूप में दिख रहा है। तो AC विकर्ण के 2 के बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ तो नहीं ऐड कर सकते, इस तरह से यहाँ पर उन्होंने सेल और एक कुंजी लगाया। ओके, तो कुंजी K1 के रूप में और सेल E के रूप में यहाँ पर इस तरह से लगाया। चूँकि यह कुंजी K1 सेल से कनेक्टेड है, इस वजह से इसको सेल कुंजी कहा जाता है। ओके, ये हो गया AC विकर्ण की बात। क्लियर? अब बात आती है BD कुंजी की, BD विकर्ण की। तो BD विकर्ण में के बीच में यहाँ पर G धारामापी और दूसरी कुंजी K2 यहाँ पर कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर यह जो कुंजी K2 है, चूँकि यह धारामापी से कनेक्टेड है, इस वजह से इसको धारामापी कुंजी कहा जाता है। आपको आगे याद रखना है, K1 सेल कुंजी, K2 धारामापी कुंजी के रूप में। क्लियर? अब हम यहाँ पर जब परिपथ ये तो तैयार कर दिए उन्होंने, उसके बाद हम यहाँ कुंजी K1 को जब इसका प्लग लगाते हैं यानी क्लोज्ड करते हैं, तब यह जो है परिपथ से कनेक्टेड हो जाता है और सेल से धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से सेल से कैसे धारा प्रवाहित होती है ये सब चीज़ हम जान चुके हैं। ओके, तो धारा प्रवाहित होती है, इस पॉइंट A पर आती है, तो यहाँ पर धारा इस तरह से इस दिशा में I1 के रूप में और इस दिशा में I3 के रूप में यह प्रवाहित होने लगती है। तो I1 जो विद्युत धारा है वह P प्रतिरोध से होते हुए वह बिंदु B पर पहुँचती है। क्लियर? जब बिंदु B पर पहुंचती है उसके बाद फिर वह जो है इस बिंदु B से फिर यह 2 भाग में बढ़ जाती है, एक इस दिशा में I2 के रूप में और इस दिशा में धारामापी से होते हुए प्रवाहित होती है। इस वजह से इसका नाम IG यानी धारामापी से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। ओके, फिर कुंजी K2 ऐसे इस तरह से यह जो है यहाँ तक फिर पहुँचती है, ये I3 यहाँ तक R से होते हुए पहुँचती है। अब ये I2 विद्युत धारा यह प्रतिरोध Q से होकर प्रवाहित हो रही है और इस प्रकार वह
यहाँ इस सी पॉइंट तक इधर आ जाती है। अब आते हैं I3, विद्युत धारा जो यहाँ से प्रवाहित हो रही थी वह R प्रतिरोध से होते हुए इस पॉइंट D पर आ जाती है। देखिए इस पॉइंट D पर I3 भी आ रहा है, IG भी आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ से इधर और ये जो आ रही है विद्युत धारा यहाँ पर, यह इस S प्रतिरोध से होकर जाती है तो वह I4 के रूप में हो जाती है और फिर यह पॉइंट C पर पहुँच जाती है। जब पॉइंट C पर पहुँचती है फिर यह जो है I के रूप में इस तरह से यहाँ पर धारा प्रवाहित होता है। क्लियर? जब यहाँ धारा यानी कुंजी K1 यानी सेल की कुंजी को दबाकर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और P और Q के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि कुंजी K2 यानी धारामापी कुंजी K2 को दबाया जाता है यानी क्लोज्ड सर्किट क्लोज्ड किया जाता है, तब धारामापी में से कोई भी विक्षेप नहीं प्रदर्शित होता है। यानी यहाँ पर जो इंडिकेटर है वह 0 को इंडिकेट करता है। तो यह कंडीशन, यह स्थिति में यह जो सेतु है वह संतुलन की स्थिति में होता है। क्लियर? जब हम सेल कुंजी को दबाए तो धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? और जब हम कुंजी धारामापी कुंजी को दबाते हैं तो यहाँ पर विक्षेप शून्य आता है और P और Q के मान को व्यवस्थित किया जाता है ताकि यहाँ पर इसको दबाए धारामापी कुंजी को तो धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, जिसे शून्य विक्षेप भी कह सकते हैं। ओके, तो इस स्थिति में यह सेतु संतुलन की स्थिति में होता है और इसी संतुलन की स्थिति में हमको इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाता है और वो होता है P/Q = R/S। P और Q क्या है? यहाँ पर देखिए आप, P चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं, इस तरह से दो आसन्न या आप संलग्न भुजा कह सकते, संलग्न भुजाएं हैं चतुर्भुज की, और इधर ये दोनों जो हैं R और S, यह भी दूसरी संलग्न भुजा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, संलग्न भुजा है। तो हम इसको शब्दों में ये कह सकते हैं P/Q को चतुर्भुज की संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम्स में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत क्या है यह पूछा जाता है तो आपको यहाँ तक बताना है। अगर आगे आपको इसके फॉर्मूले के को डिराइव करने के लिए यानी सूत्र स्थापना के बारे में पूछा जाता है तब आप आगे करेंगे। क्लियर? आगे अब हम देखते हैं P/Q = R/S हम कैसे लेकर आ सकते हैं। क्लियर? हम यहाँ पर जो कुंजी K1 लिए हैं उसको हम सेल कुंजी कहते हैं। सेल कुंजी K1 और धारामापी कुंजी K2 को दबाते हैं तो प्रतिरोध PQ और PQRS में प्रवाहित होने वाली धारा मैंने अभी आपको बताया था, आप देख लीजिए। P से प्रवाहित धारा I1, Q से प्रवाहित धारा I2, R से प्रवाहित धारा I3 और S से प्रवाहित धारा I4। इसी चीज़ को मैंने अभी बताया। देखिए इस प्रकार से। तो लेकिन संतुलन की अवस्था में हम को ये चीज़ यहाँ पर तक पहुँचना है। अब ये तो हम PQRS से प्रवाहित धारा का मान ले लिए, लेकिन हमारे पास धारामापी भी है वहाँ पर, तो धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा को हम IG के रूप में लेते हैं। ओके, प्रवाहित धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा हो गई। अब हम वहाँ पर उस बिंदु P पर किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हैं और किरचॉफ के नियम का हम कौन सा नियम उपयोग करेंगे? पहला नियम का उपयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम का पहला नियम क्या कहता है आपको पता होगा? समेशन I = 0 आता है। ओके, चलिए हम देखिए यहाँ पर बिंदु B पर सेतु का काम तो करना नहीं है, तो बिंदु B पर यहाँ देखिए कि
आने वाली यानी इस बिंदु बी पर प्रवेश करने वाली धारा I1 ओके पॉजिटिव के रूप में रहेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। IG यहाँ से दूर जा रही है, निगेटिव के फॉर्म में रहेगा। I2 दूर जा रही है, यह भी निगेटिव के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ इस जंक्शन में इस बिंदु बी संधि के रूप में है, वहाँ पर हम किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग कर सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ डी पर भी होगा। तो इस डी पर जब हम लेंगे बिंदु डी पर, तब वहाँ पर भी उसी तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर आने वाली I3 है, IG भी आने वाली है, I4 जाने वाली है। तो ये दोनों पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा। आइए हम पहले यहाँ का देखते हैं। चलिए, तो I1 माइनस IG माइनस I2 इक्वल्स टू 0। अब हम पॉजिटिव टर्म को एक साइड और निगेटिव टर्म को दूसरे साइड हम ले जाते हैं। तो ये इस तरह से I2 होगा, सॉरी IG प्लस I2 ये हमको मिल गया। क्लियर? अब हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। लेकिन संतुलन की स्थिति में हमने देखा है कि संतुलन की स्थिति में धारामापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए, तो IG इक्वल्स टू 0। अब हम समीकरण 1 जो हमारे पास था I1 इक्वल्स टू IG प्लस I2, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? I1 इक्वल्स टू IG की वैल्यू 0, तो I2 मिल जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। ओके, तो ये हमको यहाँ पर ये मिल गया। अब जो प्रोसेस अभी हम बिंदु B के लिए किए, वही प्रोसेस हम अब बिंदु D के लिए करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास यह मिल जाएगा यहाँ पर I3 प्लस IG माइनस I4 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी मैं एक डायग्राम को फिर से दिखा दूंगी आपको। तो I3 प्लस IG एक साइड में और I4 सेकंड साइड में हो जाएगा। ओके, इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे देती हूँ। अब हम संतुलन की स्थिति की बात करते हैं। तो सेतु के संतुलन की स्थिति में हमारे पास धारामापी से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी IG इक्वल्स टू 0। तो हम समीकरण 3 से ये कह सकते हैं कि I3 इक्वल्स टू I4 हमको मिल जाएगा इस प्रकार। ओके, इसको हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। एक बार आप डायग्राम देख लीजिए। देखिए, डी बिंदु पर I3 आ रही है, IG भी आ रही है तो पॉजिटिव, और I4 जा रही है तो फिर यह जो है नेगेटिव फॉर्म में होगा। क्लियर? कंफर्म हो गया? आगे करें आप। चलिए, अब हम किरचॉफ के दूसरे नियम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमको किरचॉफ के दोनों नियमों का उपयोग करना है, और वहाँ किरचॉफ के नियम में हम जैसे लूप यूज़ करते हैं ना, जिसे हम बंद परिपथ भी कहते हैं या पॉज भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम 2 बंद परिपथ है उनको लेंगे, जिसको कि पॉज भी कहा जाता है, लूप भी कहा जाता है। वो है ABDA। अभी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ABDA पहला बंद परिपथ, और BDCB, या आप इसको BDC न कह करके आप BCDB ऐसा कह सकते हैं। क्लियर? पहला ABDA, दूसरा BCDB, ये दूसरा पॉज या लूप या बंद परिपथ। क्लियर? कुछ लोगों को डाउट था तो वो क्लियर हो गया यहाँ पर पॉज लूप क्या है। ओके, चलिए, अब हम यहाँ पर जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसको लगाएंगे। तो किरचॉफ के दूसरा नियम क्या कहता है? समेसन E इक्वल्स टू
समेसन आई आर। ओके, तो क्या आप देखिए ए बी डी ए में यहाँ पर कोई सेल कनेक्टेड है क्या? नहीं है, मतलब समेसन ई की वैल्यू 0 रहेगी। ओके, अब हमारे पास केवल समेसन आई आर की वैल्यू हमको यहाँ पर देखना है। तो देखिए आप यहाँ पर ए बी डी ए ये लूप का चक्र को आपको याद रखना है। ठीक, लूप कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप ए और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है? यहाँ पर P है और इसके संगत धारा क्या है? I1। तो I1 P धारा की दिशा में है ना, धारा के प्रवाह की दिशा में लूप है, तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर इसमें ये तो इसके बाद बारी आ गई हो गई। अब इससे कनेक्ट यहाँ पर देखते हैं ए बी डी, इस बी डी में यहाँ पर देखिए G है और प्रतिरोध और इससे प्रवाह कनेक्टेड धारा क्या है? I है, IG है। तो यह भी धारा की दिशा में है ना। ये लूप जो है यहाँ पर जो लूप का चक्र है, तो IG इंटू जी यह भी पॉजिटिव होगा। अब आते हैं डी ए बी डी ए, तो इस तरफ आते हैं तो देखिए धारा इस तरह से इस दिशा में है और लूप की दिशा इधर है, लूप का जो चक्र है। तो यहाँ पर धारा के विपरीत जा रही है लूप, तो यहाँ पर प्रतिरोध R है और संगत धारा I3 है। तो I3R की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में होगी। क्लियर? यहाँ कैपिटल G धारा मापी का प्रतिरोध है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट नहीं हुआ होगा। I1P पॉजिटिव यानी I1P प्लस IgG माइनस I3R इक्वल्स टू 0 यह आएगा। ओके, चलिए इसको लिख लेते हैं। I1P प्लस IgG माइनस I3R इक्वल्स टू 0। G को बता दीजिए, धारा मापी का प्रतिरोध। क्लियर? अब यहाँ पर भी G है, Ig है, यानी हम संतुलन की स्थिति लेंगे। इसको इक्वेशन 5 दे सकते हो। संतुलन की, सेतु के संतुलन की स्थिति में हमको पता है कि धारा मापी से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में Ig की वैल्यू 0 रखेंगे। तो हमको यह समीकरण 5 का रूप इस तरह से मिलेगा। I1P इक्वल्स माइनस I3 इक्वल्स टू 0। ओके, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज करके लिख लीजिए, I1P इक्वल्स टू I3R। ये हमको मिल गया। इसको आप इक्वेशन 6 दे दीजिए। आगे हमको इसी की ही ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? जैसे हम इस बंद परिपथ, इस ABDA के लिए हम ये सारी चीज़ें निकाले हैं, सेम चीज़ हम दूसरे ही लूप के लिए, दूसरे बंद परिपथ के लिए निकालेंगे। चलिए पहले डायग्राम को देख लेते हैं। चलिए अब हम इस बंद परिपथ में देखते हैं। यहाँ पर BCDB में देखिए इसका जो लूप है उसका चक्र कैसा चलता है, BCDB। तो यहाँ पर इस BC में Q प्रतिरोध है, संगत धारा I2 है, तो I2 Q धारा की दिशा में लूप, तो धनात्मक रूप में रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में। यहाँ पर देखिए इस CD में जाएगा, तो लेकिन धारा की दिशा इधर है, विपरीत है चक्र के। तो यहाँ पर हम S प्रतिरोध है, संगत धारा I4 है, तो I4S निगेटिव में रहेगा। ओके, अब आप चलिए BCDB, तो DB में देखते हैं हम। DB ऐसा जा रहा है और यहाँ पर प्रतिरोध कौन है? G है और संगत धारा IG है। तो यहाँ पर हम ऐसे जा रहे हैं लेकिन धारा इधर आ रही है, तो हम धारा के विपरीत जा रहे हैं। तो धारा के विपरीत में यहाँ पर ये जो इन दोनों का गुणनफल है IG इंटू G, कैपिटल G, यह भी निगेटिव फॉर्म में आएगा। यही किरचॉफ के दूसरा नियम है। और यहाँ पर दूसरे नियम में हमारे पास प्रतिरोध इसका सेल का विद्युत वाहक बल भी होता है ना, समेसन E इक्वल्स टू समेसन IR। तो यहाँ पर कोई कनेक्टेड है क्या सेल? नहीं, सेल तो इधर है
है ना। तो कोई सेल नहीं है तो सेल के विद्युत वाहक बल से हमारा यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर इस बंद परिपथ में। क्लियर? मेरे ख्याल से इसको करने पर आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए इस परिपथ के लिए हम, इस बंद परिपथ के लिए हम नोट कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास हमको मिल जाएगा I2Q माइनस I4S माइनस IgG इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैं पॉजिटिव वाले को इधर रहने देती हूँ, निगेटिव वाले को इधर रख देती हूँ। आप जैसे पहले किया था मैंने वैसा भी कर सकते हैं, जैसे जो भी। इसको अब दे देती हूँ मैं इक्वेशन 7। अगर नहीं करेंगे तो इसी को इक्वेशन 7 दे देंगे। अब हम सेतु के संतुलन की स्थिति में देखते हैं। ओके, तो धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो हम इस समीकरण 7 में इस वैल्यू को रख देते हैं। तो I2Q इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा आप बताइए? I4S मिल जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 8 दे देते हैं। क्लियर? मैं आपको इसके पहले हम समीकरण 6 निकाले थे, उसको लिख देती हूँ यहाँ पर। I1P इक्वल्स टू I3R, ये हमको इक्वेशन 6 मिला था। हम इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे अब आगे हमारे रिजल्ट तक पहुँचने के लिए। हमारे पास क्या था? P/Q इक्वल्स टू R/S, यही हमारा गोल है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो हम अब क्या करते हैं, समीकरण 6 को हम समीकरण 8 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? अब तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए I1P अपॉन I2Q इक्वल्स टू I3R अपॉन I4S। अब हमारे पास ये और ये I1, I2, I3, I4 यह एक्स्ट्रा टर्म दिख रहे हैं हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 2 क्या कहता था? I1 इक्वल्स टू I2 कहता था, और समीकरण 4 ये हमको कहता था I3 इक्वल्स टू I4। क्या इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल, आप इस इक्वेशन में I1 की वैल्यू I2 रखिए और आपको मिल जाएगा, या आप I2 की वैल्यू I1 के फॉर्म में, जैसा भी है आप रख सकते हैं, है ना। तो कैंसिल हो गया ये। अब हमको मिल गया P/Q इक्वल्स टू R/S, और मेरे ख्याल से हमारा गोल यही था, हमको यहीं तक पहुंचना था। और यही क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। क्लियर? अब हम यहाँ पर P, Q, R ये तीनों जो हैं ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और S अज्ञात प्रतिरोध होता है। ओके, तो हम P, Q, R की वैल्यू अगर हमको मालूम है, ज्ञात है इसलिए मालूम होगा, मालूम रहने पर हम इस चौथे प्रतिरोध S का मान निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये तीनों ज्ञात था, तो ये वाली भुजा ज्ञात भुजा, ये वाली भी ज्ञात भुजा, ये भी ज्ञात भुजा, और यह अज्ञात है ये, इसलिए इस भुजा को अज्ञात भुजा कहते हैं। और इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, फास्टर सेतु, इन सभी चीज़ों में किया जाता है, उपकरण है ये। ओके, तो हमारे सिलेबस में फ़िलहाल मीटर सेतु है। अगले क्लास में हम मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।